हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की 68वीं प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार की इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेटा को मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी की 68वीं प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को संभावित है और ऐसी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में प्रति वर्ष 3 से 4 प्रश्न होते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में पूछे जाते हैं। और चूंकि 12 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा संभावित है, इसीलिए आपको इकोनॉमिक सर्वे जो अभी गवर्नमेंट की आई हुई है वह 2021-22 की इकोनॉमिक सर्वे है और यही आपको 68वीं प्रारंभिक परीक्षा में भी कंप्लीट करके जाना होगा, क्योंकि अगला जो इकोनॉमिक सर्वे है लगभग फरवरी एंड में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आएगी और उससे पहले ही आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी होगी। तो आप इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 को आपको कंप्लीट करके जाना है। तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे तो गवर्नमेंट जो वेबसाइट पर अपलोड है लगभग 150 से लगभग 150-160 पेजेस की इकोनॉमिक सर्वे है। लेकिन हमने यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे से महत्वपूर्ण डेटा है उसका हमने एक पेज में कलेक्ट किया है, जो कि आपको प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो यहां पर मैं इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करूंगा और मेरी जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं बिहार और भारत के जो बजट है उसका मैं कंपैरेटिव आपको एक पेज में दोनों बिहार की ग्रोथ रेट क्या है, भारत की ग्रोथ रेट क्या है, बिहार का बजट का आकार क्या है, भारत की बजट के आकार क्या है, जो कंपैरेटिव होती है उसको 1 से 2 पेज में मैं संक्षिप्त रूप में आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो आइए आज बिहार की इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेटा को हम लोग देखते हैं जो एग्जामिनेशन के दौरान महत्वपूर्ण हो सकते हैं या पूछा जा सकता है। 2020-21 में चूंकि इकोनॉमिक सर्वे 21-22 की है तो उसके पहले वर्ष का आंकड़ा आपको ध्यान में रखना होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण सारे डेटा हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि उसका समराइज जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उस सबको हमने यहां पर कलेक्ट किया है। 2020-21 में अगर आप देखेंगे तो राज्य सरकार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अगर पूछा जाए, 2 वर्ड आपको ध्यान रखना है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद। ज्यादातर एग्जामिनेशन में बीपीएससी के द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर 20-21 में पूछा जाए कि वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है तो आपको 618.63 हजार करोड़ ध्यान में रखना है। और अगर स्थिर मूल्य पर पूछे, स्थिर मूल्य मतलब कि 2011-12 के आधार वर्ष को रखा जाता है ध्यान में, तो अगर वर्तमान मूल्य पर पूछा जाए तो 618.63 और स्थिर मूल्य पर पूछा जाए तो 419.88 हजार करोड़। इस डेटा को आप ज्यादा याद रखें, ठीक है। तो अगर वो पूछ ले कि वर्तमान समय में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर क्या है तो 618.63 हजार करोड़ होगा, स्थिर मूल्य पर 419.88 हजार करोड़ होगा। अगर निवल राज्य घरेलू उत्पाद पूछा जाए तो निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 566.47 हजार करोड़ और स्थिर मूल्य पर 379.55 हजार करोड़ होगा। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, आप इसको ज्यादातर ध्यान में रखेंगे, इसे भी आप माइंड में रखेंगे। 566 और 379 और यहाँ पर 618 और 419, ये कंपैरेटिव आसान होगा ये डेटा जो है याद करने में। इसके बाद अगर पर कैपिटा इनकम को देखा जाए कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय क्या है, पीसीआई का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का हिंदी अगर आप ध्यान में रखिए तो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम क्या है तो वर्तमान मूल्य पर बिहार में पर कैपिटा इनकम है 50,555 रुपया, यानी कि एक व्यक्ति की जो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय मानी जाएगी, एक व्यक्ति की जो आय है वह 50,555 है और स्थिर मूल्य पर अगर निकाला जाए तो 34,314 है। इंपॉर्टेंट यह है वर्तमान मूल्य पर 50,555, पिछले वर्ष की तुलना में 2.5% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। अगर स्थिर मूल्य में वृद्धि देखा जाए तो 335 रुपए की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो वृद्धि काम इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए कि वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी है 50,555। यह मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उस दौरान भी आप यहाँ पर इससे डेटा को आप दिखा सकते हैं। तो 50,555 बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय है। इसके अलावा अगर आप जीडीपी में हिस्सा देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में जीडीपी की हिस्सा है 19.2%। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब हो गया कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र, कृषि एंड संबद्ध क्षेत्र जो हो गया, संबद्ध क्षेत्र का मतलब हो गया पशुपालन, मत्स्य पालन वगैरह। तो प्राथमिक क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी है 19.2%, द्वितीय क्षेत्र की विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी है 19.5% और तृतीयक यानी कि सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी 61.2%। यानी कि बिहार की अर्थव्यवस्था का जो कुल आकार है उसमें 19.2% जो आकार है, 19.2% हिस्सेदारी वह कृषि और संबद्ध क्षेत्र, 19.5%
विनिर्माण क्षेत्र और 61.2% सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र की भागीदारी है। तो ये जीडीपी में हिस्सा, इसे आपको याद रखना है। अगर वृद्धि दर को देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि दर है 2.3%, द्वितीयक क्षेत्र यानी कि विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर है 4.8% और तृतीयक क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर की वृद्धि दर है 8.5%। तो इसे भी आपको याद रखना है। जीडीपी में हिस्सेदारी 19.2, 19.5 और 61.2 प्राथमिक, और इधर ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो 2.3, 4.8 और 8.5। ये कंपैरेटिवली आसान है, 2.3, 4.8 और 8 से स्टार्ट होगा 8.5। यहाँ पे 19.2, 19.5, 61.2। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय अगर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है तो स्वाभाविक तौर पर देखा जाए कि पटना के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर रोजगार के अवसर अधिक है। यहाँ पे कुछ कंपनीज वगैरह वर्क कर रही है, रोजगार के अनेक सेक्टर, रोजगार के अनेक क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय लोगों की सर्वाधिक होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय पटना की है। पटना के लोगों की प्रति व्यक्ति आय है 1,31,000 रुपया। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसकी है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है वह शिवहर की है। शिवहर की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 19,000 रुपया। अगर दोनों के बीच गैप देखा जाए तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, दोनों के बीच 7 गुना फासला है। मतलब कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिला शिवहर से 7 गुना अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना के लोगों की है। तो आप याद रखिए, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय शिवहर का है। अगला है मुद्रास्फीति। देखिए मुद्रास्फीति को दो भागों में, मुद्रास्फीति तो ऐसे 3.1% है, लेकिन इसको ग्रामीण और भारत मुद्रास्फीति, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देखें तो ग्रामीण बिहार में मुद्रास्फीति 2.8 और शहरी बिहार में मुद्रास्फीति 4.9 है। ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति भारत से कम है, लेकिन शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति जो है वह भारत से अधिक है। ओवरऑल मुद्रास्फीति 3.1%, ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति 2.8 और शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति 4.9%। तो ये डेटा को याद रखना है। ठीक है, बिहार सरकार जो है वर्तमान समय में वेतन एवं पेंशन पर राज्य सरकार जो है कुल व्यय राजस्व का 19.7%, यानी कि राज्य सरकार को जो कुल राजस्व व्यय जो राज्य सरकार करती है, खर्च करती है, उसका 29.7% अपने कुल राजस्व व्यय का 29.7 यानी कि लगभग 30% वेतन और पेंशन पर खर्च करती है। वहीं जो राजस्व प्राप्ति होती है सरकार को, उसका 32.4% वेतन और पेंशन पर खर्च करती है। तो अब देखिए सबसे ज्यादा खर्च किया जाने वाला राशि है वेतन और पेंशन पर। राज्य सरकार जो कुल खर्च करती है उसमें 30% खर्च वेतन और पेंशन पर करती है। सरकार को जो कुल आय होती है उसका 32.4% आय का खर्च करती है वेतन और पेंशन पर। अगर विगत 5 वर्षों में कृषि व सहवर्ती क्षेत्र का वृद्धि दर देखा जाए तो 2.1% है, जिसके उप क्षेत्र पशुधन की वृद्धि दर 10% और मत्स्य पालन की 7% है। यानी कि विगत 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 2.1% रही है, जिसके अंतर्गत अगर चूंकि पशुपालन, मत्स्य पालन वगैरह कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में ही आएंगे, तो पशुधन की वृद्धि दर 10.1 और मत्स्य पालन की 7% रही है। अब तक बिहार सरकार कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, देखिए सरकार की एक स्कीम है मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना। ये बिहार के 15 जिलों में चलाई जा रही है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। 38 जिले में से 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना चलाई जा रही है। वहीं समेकित बागवानी विकास योजना है जो 38 के 23 जिलों में, 38 में से 23 जिलों में समेकित बागवानी विकास योजना बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अब इधर आइए, इकोनॉमिक सर्वे में एक चर्चा किया गया है बिहान ऐप का। बिहान ऐप किससे संबंधित है? कृषि विभाग से। आप इतना ही याद रखिए, बिहान ऐप कृषि विभाग। सकल फसल क्षेत्र अगर बिहार में देखा जाए तो 72.97 लाख हेक्टेयर जो है जहां पर फसल उत्पादन की जाती है, और यहां पर फसल की सघनता 144% है। ठीक है, 100% से अधिक है फसल सघनता, लगभग 1.5 गुना है। ठीक है, तो फसल क्षेत्र कितना है? 72.97 यानी कि लगभग 73 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है, 73 लाख हेक्टेयर वो फसल क्षेत्र है, सकल फसल क्षेत्र, और फसल सघनता 144% है। वहीं सिंचित क्षेत्र अगर देखा जाए तो 54.5 लाख हेक्टेयर यानी कि 54.35 लाख हेक्टेयर जो सिंचित क्षेत्र है। यानी कि कुल फसल क्षेत्र 73 लाख हेक्टेयर है, उसमें से लगभग 54-55 लाख हेक्टेयर जो है वह सकल सिंचित क्षेत्र है। कुल मछली उत्पादन वित्तीय वर्ष के दौरान 21-22 की इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कुल मछली उत्पादन कितना हुआ है?
6.83 लाख टन, दूध उत्पादन हुआ है 115 लाख टन, अंडा उत्पादन हुआ है 301.32 करोड़, चीनी उत्पादन हुआ 46.22 लाख क्विंटल। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस डेटा को स्किप कर सकते हैं, लेकिन दूध का आप याद रखिए 115 लाख टन, चूंकि ये डेटा इजी है तो आपको याद रखने में सुविधा होगी। इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के अनुसार ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिए। इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के अनुसार बिहार में 3 आकर्षक जो अगर उद्योग क्षेत्र हैं, तो 3 आकर्षक उद्योग क्षेत्र में इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय। पहले नंबर पे है इथेनॉल, दूसरे नंबर पे है खाद्य प्रसंस्करण और तीसरे नंबर पे है नवीकरणीय। बिहार में जो कुल निवेश आए हैं 2021 के दौरान, उस निवेश का लगभग 57% जो है वो इथेनॉल सेक्टर के लिए आए हैं। तो सबसे 3 इमर्जिंग इंडस्ट्री जो बिहार की है, इथेनॉल उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कुल निवेश जो आए हैं 2021 में, उसमें 57% हिस्सा, आधे से अधिक सिर्फ इथेनॉल के लिए आए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण बिहार में 9.8% है और शहरी में 7.8% है। निर्भरता अनुपात, सर्वाधिक निर्भरता अनुपात बिहार में है 62% और औसत जो है 46.4%। अधिसंरचना व संरचना में वृद्धि, ये देखिए देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में वृद्धि दर है तो वह है अपना बिहार। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में वृद्धि दर 10.3% है, जो कि देश में सर्वाधिक है। ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सड़क घनत्व अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय औसत अगर सड़क घनत्व का देखें तो प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में 1617 किलोमीटर जो है वह सड़क घनत्व है। वहीं टॉप 3 स्टेट अगर इसमें देखा जाए तो वह बिहार आता है। टॉप 3 स्टेट केरल में अगर देखेंगे तो 6617 किलोमीटर, बंगाल 3708 किलोमीटर, बिहार 3086 किलोमीटर, औसत है 1617 किलोमीटर। तो उसमें बिहार टॉप 3 में आता है फसल सड़क घनत्व के मामले में, और 3086 किलोमीटर बिहार से ज़्यादा है बंगाल और केरला। बिजली के प्रति व्यक्ति अगर खपत देखा जाए तो देखिए अभी प्रति व्यक्ति खपत 350 किलोवाट है। इसके पहले देखा जाए तो 332 किलोवाट आवर था, 332 किलोवाट आवर, लेकिन अभी हो गया 350 किलोवाट आवर प्रति व्यक्ति बिजली की खपत है। इसमें मांग अगर देखा जाए तो 5932 मेगावाट और बिजली उपलब्धता देखा जाए तो 6422 मेगावाट है। वो 2019-20 में था 6073, उसमें से 5.7% की वृद्धि हुई, तो वर्तमान समय में 6422 किलोमीटर। तो आप याद रखिए प्रति व्यक्ति बिजली खपत बिहार में 350 किलोवाट आवर, बिजली की चरम मांग 5932 मेगावाट, बिजली उपलब्धता है 6422 मेगावाट। 2023-24 तक की बिजली उपलब्धता हो जाएगी लगभग 6600 मेगावाट, यानी कि अभी जो है बिजली उपलब्धता 2019-20 में 6073 मेगावाट थी, 2020-21 में 6422 मेगावाट हो गई और 2023-24 तक के बढ़कर 6607 मेगावाट हो जाएगी। अब आइए राज्य में अगर देखा जाए तो जल विद्युत परियोजना के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो राज्य में अभी कुल 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं। इन 13 जो लघु जल विद्युत परियोजना है उनकी कुल क्षमता 54.3 मेगावाट है, यानी कि वर्तमान समय में बिहार में 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं संचालित है जिनकी कुल क्षमता 54.3 मेगावाट है। आप इसको याद रखिए, यानी कि अगर प्रश्न पूछे कि बिहार में लघु जल विद्युत परियोजनाएं से कुल कितने बिजली का उत्पादन होता है तो 54.3 मेगावाट। सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु नोडल अभिकरण जो बिहार में वर्क करती है वह है ब्रेडा मतलब बिहार रिन्यूएबल एनर्जी विकास अभिकरण, BREDA। बी फॉर बिहार, आर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। ब्रेडा जो है यह सौर संयंत्र की स्थापना के लिए नोडल अभिकरण के रूप में बिहार में कार्य करती है। ग्राम पंचायतों द्वारा सौर स्ट्रीट योजना का क्रियान्वयन स्वच्छ गांव समृद्ध गांव योजना के तहत किया जा रहा है। सौर स्ट्रीट लाइट योजना का कब से प्रारंभ किया गया है? 15 अप्रैल से इसकी शुरुआत की गई है। आप इस डेट को भी याद रखिएगा। बिहार में शहरीकरण कितनी है? 15.3% शहरीकरण है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। पूछा जा सकता है कि बिहार में वर्तमान समय में शहरीकरण की दर क्या है, तो 15.3% शहरीकरण की दर है। ऋण जमा अनुपात अगर देखा जाए तो 2020-21 में ऋण जमा अनुपात बिहार का रहा है 41.2%। राष्ट्रीय औसत 71.7% रही है। राज्य में अगर सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात देखा जाए तो पूर्णिया की है 81.8, यानी कि राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। राष्ट्रीय औसत 71.7 है,
बिहार में सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात पूर्णिया में रहा 81.8, राष्ट्रीय औसत से भी अधिक। और सबसे न्यूनतम कहां पर रहा है ऋण जमा अनुपात, वह है मुंगेर में 28%। बिहार का औसत ऋण जमा अनुपात 41.2%। राज्य में सर्वाधिक किस जिले में ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक है, पूर्णिया में 81.8%, जो कि राष्ट्रीय औसत 71.7 से अधिक है। और न्यूनतम ऋण जमा अनुपात वाला बिहार का जिला है मुंगेर 28%। 2020-21 में बिहार सरकार सामाजिक सेवाओं पर कितना खर्च की थी, 44%। और स्टार्टिंग में हमने बताया था वेतन और पेंशन पे लगभग 29.7% खर्च करती थी, सामाजिक सेवा पे 44% खर्च करती थी। इसके अलावा अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार में कार्यशील आबादी को देखिए। बिहार में जो कार्यशील आबादी है, कार्यशील आबादी बेसिकली 15 से 59 वर्ष तक के जो लोग होते हैं वे कामकाजी आबादी मानी जाती है। तो बिहार में 2011 में कामकाजी आबादी जो थी वो 53.5% थी। 2036 तक के बढ़कर 61.4% हो जाएगी कामकाजी आबादी। ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जब आप ये उद्योग वगैरह या फिर मानव संसाधन वगैरह का डेटा लिखे जा रहे हैं की लाभांश वगैरह में, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। अभी बिहार में वर्तमान समय में 2011 के डेटा के अनुसार 53.5% कामकाजी आबादी थी, वो 61.4% जो है वह 2036 तक हो जाएगी कामकाजी आबादी। जीवन संभाव्यता कितनी है, यानी कि यहाँ पर जीवन प्रत्याशा आय कितनी है, 69.1% जीवन प्रत्याशा आय है। यानी कि बिहार में प्रति व्यक्ति जो जीवन जीने की उम्र है वह प्रति व्यक्ति 69 वर्ष है, और 69 वर्ष तक उसकी औसत जीवन जीने की एज मानी जाती है। बिहार में शिशु मृत्यु दर अभी कितनी है, 29 है शिशु मृत्यु दर। राष्ट्रीय औसत अगर देखा जाए तो 30 है, तो ठीक है, तो राष्ट्रीय औसत से हम थोड़ा सा एक अंक नीचे हैं। राष्ट्रीय औसत में 30 है शिशु मृत्यु दर, बिहार में 29 है। राज्य सरकार ने 24 घंटे टीकाकरण की व्यवस्था 4 केंद्रों पर की थी, 3 पटना और 1 रोहतास। ये जिस समय इकोनॉमिक सर्वे आया था उस समय के लिए इंपॉर्टेंट था, अभी ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस डेटा को आप लोग याद नहीं रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं कामकाजी आबादी को हमने देखा। अब 0 से 18 वर्ष वालों की आबादी अगर देखा जाए तो राज्य की कुल आबादी का 42% जो आबादी है वह 0 से 18 आयु के बच्चों की है। वहीं देश का जो 12% जो 0 से 18 वर्ष की आबादी है वो बिहार में रह रही है, और बिहार की कुल आबादी का 42% जो आबादी है 18 वर्ष से कम आयु वाले हैं। बिहार में किशोर लिंगानुपात 854 है। राज्य के 4 ऐसे प्रमंडल हैं जहां पर राज्य के औसत से अधिक है, यानी कि राज्य में कुल जो 9 प्रमंडल है, 9 में से 4 ऐसे प्रमंडल है जहां की किशोर लिंगानुपात 854 से अधिक है। पटना 864, पूर्णिया 871, मगध 911 और सारण 930 है। तो आप ये याद रखिए बिहार राज्य में किशोर लिंगानुपात कितनी है, 854 है। ठीक है, इसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा आईसीडीएस के लिए एक पोषण ट्रैकर ऐप बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है। ये पोषण ट्रैकर ऐप है जो बिहार के 38 जिलों में काम कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य आईसीडीएस समेकित बाल विकास जो परियोजना है उसके तहत आंगनवाड़ी सेविकाओं के द्वारा जमीनी आंकड़ों की प्रविष्टि के लिए पोषण ट्रैकर बनाया गया। तो पोषण ट्रैकर का संबंध है समाज कल्याण विभाग से, आईसीडीएस समेकित बाल विकास परियोजना से। ई लॉट्स क्या है, पर पूछा जा सकता है कि ई लॉट्स का संबंध है, तो ई लॉट्स शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए ई पुस्तकालय से है। तो आप डायरेक्ट याद रखें ई लॉट्स यानी कि ई पुस्तकालय। 2020 में अगर बिहार में देखा जाए तो औसत वर्षा हुई है 1385 mm औसत वर्षा हुई है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज और दूसरे नंबर पे सुपौल में, यानी कि सर्वाधिक वर्षा दो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कहां पर हुई है, किशनगंज और सुपौल में। औसत वर्षा 1385 mm और सबसे कम वर्षा अरवल 769 mm हुई है। ठीक है, तो औसत वर्षा को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा राजगीर के नेचर सफारी का उद्घाटन 26 मार्च 2021 ईस्वी को किया गया है। ठीक है, यहां पर देखिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र की स्थापना की जाएगी। यानी कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार के 38 जिलों में से 4 जिलों में पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र की स्थापना की जाएगी। हालांकि बिहार सरकार का टारगेट बिहार के 38 में से 24 जिलों में प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार बिहार के 4 जिलों में पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र स्थापित करने की बात की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से बिहार की इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के महत्वपूर्ण डेटा को हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको कोई इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड कोई ज्यादा डेटा नहीं करनी है। जो भी इकोनॉमिक सर्वे के बाद आगे की जो हमारी वीडियो होगी वो फॉरेस्ट रिपोर्ट या फिर जो बजट वगैरह है उसे हम लोग कंपैरेटिव देखेंगे। बिहार और भारत दोनों के एक साथ हम लोग देखेंगे कि बिहार एक साइड लिखा रहेगा भारत, एक साइड लिखा रहेगा बिहार, और देखेंगे कि बिहार की ग्रोथ रेट क्या है, भारत की ग्रोथ रेट क्या है, बिहार का
सकल घरेलू उत्पाद क्या है भारत का, क्या है पर कैपिटा इनकम भारत का क्या है, बिहार का क्या है, ताकि जब कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में सुविधा होगी। हम लोग ये डेटा पे अभी काम करना है और मुश्किल से 2-3 दिनों के अंदर ये सारे जो महत्वपूर्ण सेक्शन होंगे उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि प्रारंभिक परीक्षा में आप लोग टेंशन फ्री होकर एग्जाम दें और आपको ज़्यादा कोई मटेरियल ज़्यादा इधर उधर आपको भागना ना पड़े मटेरियल के पीछे। तो उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।